तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपका कल अनुच्छेद 13 पे और 13(1) तक बात की, 13(2) पर बात होनी है। 13(2) में कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर राज्य इसे अनुमति नहीं है ऐसी विधि बनाने की। और कल भी हम कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा कोई भी मैंडेट अगर दिया गया है तो कोई होप नहीं है, वो कोई आशा नहीं है कि उस आशा की पूर्ति राज्य के उन अंगों की इच्छा पर निर्भर होगी जिन अंगों के द्वारा उस आशा की पूर्ति होनी चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। ये कोई पवित्र आशा नहीं है जिसके लिए राज्य के अंगों की इच्छा पर निर्भर हुआ जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज अ कॉर्नर स्टोन। इसी के आधार पर संपूर्ण राज्य व्यवस्था ये संचालित होगी, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे विधायिका हो, कोई हो, इसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। और इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों का ही उपयोग राज्य के तीनों अंग करेंगे, और जब इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का ही उपयोग करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जहां पर लिमिटेशंस लगा दी तो उन लिमिटेशंस का सम्मान आपको करना ही होगा, क्योंकि यह नहीं किया जा सकता कि आपके पक्ष में और आपके फायदे के लिए जो कुछ लिखा गया उसका आप सम्मान करें और जो कुछ आपकी शक्ति को सीमित करता है उसको आप अनदेखा करें। इसकी कोई इजाजत नहीं हो सकती। तो आपको जहां पर विधायी शक्तियां दी गई हैं और जहां पर आपको संशोधन की शक्तियां दी गई, आपको मीनिंग देयरबाय राज्य के उस अंग को जो विधायन का या संविधान के संशोधन का काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो काम स्वयं आपको सौंपा है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जो आपका पेरेंटल डॉक्यूमेंट है उसी के खिलाफ काम करें? ये तो संभव ही नहीं है। जो शक्ति का स्रोत है, जिससे शक्ति आ रही है, चाहे वो संविधान के संशोधन की हो और चाहे वो विधायन की शक्तियां हो, दोनों आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से प्राप्त हो रहा है। तो उसी सीमा तक ये शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं जिस सीमा तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये आपको दी, उससे बाहर नहीं प्राप्त हो सकती। तो अगर अनुच्छेद 13 में उन्होंने कहा कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, इसका मतलब जो विधायी शक्तियां हैं वो चाहे जहां आपको दी गई उनका इस प्रकार उपयोग संभव नहीं है जिस प्रकार का उपयोग आप कर रहे हो और जो अनुच्छेद 13 में इस लाइन के बाद लिखे हुए के विपरीत है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले आपकी शक्ति पर अभिव्यक्त प्रतिबंध आया है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। जब आपसे कह दिया गया ये नहीं करेंगे, इसका मतलब वैसा करने के लिए आप परमिसेबल नहीं, और वैसा आप कर रहे हो तो यदि आप जीवित व्यक्ति हो तो दंड के पात्र हो। यदि आप जीवित व्यक्ति हो तो आपके विरुद्ध अनुतोष, क्षतिपूर्ति, ठीक है, रिस्टोरेशन, प्रतिस्थापन, यानी स्थिति को वापस उसी दशा में लाया जाना, या फिर दंड, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और इन तीन अनुतोषों में से कोई भी आपके विरुद्ध इन्फोर्स कराया जा सकता है जो परिस्थिति को देखते हुए सबसे ठीक लगे उस प्रकार का अनुतोष। हमने आपसे कहा था कि आपके प्रत्येक गलत काम के लिए एक ही अनुतोष नहीं है कि आप दंड इसी अनुतोष को माने। हालांकि आपकी धारणाएं और समाज की धारणाएं इसी प्रकार की रहती हैं, लेकिन आपकी धारणाओं की भली कही है। जरा अखबार उठा के देखिएगा, उसमें छपा है कि वक्फ एक्ट पर क्या कपिल सिब्बल ने कहा और क्या सीजीआई ने कहा। उनमें से एक भी तर्क
ऐसा हो जो हमने आपको वक्फ पर न दिया हो तो बताइएगा। लेकिन आपकी धारणाएं तो यह है ना कि वो तो कोई देवदूत है, वो तो जाने क्या कहते हैं, और जो वो कहते हैं वो इस कानून में लिखा नहीं। सीजीआई ने सिर्फ इतना ही कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है एक्ट की, ये प्रिज्यूम होगी। ये आपको बताया गया कि कोई एक्ट अगर लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया तो ये मानकर चला जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि लेजिस्लेचर जो राज्य का एक अंग है उसने जानबूझकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बनाया होगा, ये नहीं माना जा सकता। हां, ऐसा हो सकता है, उस संभावना को नकारा नहीं जा सकता, और ऐसा हो सकता है ये दो कारणों से। एक कारण यह हो सकता है कि अनजाने में ऐसा हो गया हो, और एक कारण यह हो सकता है कि जानबूझकर ऐसा किया गया हो, लेकिन कारण कोई हो, कारण कोई हो मीनिंग देयर बाय कारण किसी कारण से अस्तित्व में आया हो, चाहे अनजाने या फिर जानबूझकर। लेकिन अगर है तो उसको काउंटर होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग केस ये नहीं दे पाएंगे तो हम स्टे नहीं करेंगे, और होना भी नहीं चाहिए। यही आपको शुरुआत में कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जरा बताइए। और वही इश्यूज रेज हुए हैं जो हमने आपके सामने रखे थे, और हमने कहा कि हमें लगता है कि ये 3 इश्यू हो सकते हैं जो विधायिका की शक्ति के बाहर जाएं। शेष इस एक्ट में कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन अगर आप विश्वास रखकर इसको पढ़ेंगे, लेकिन आपने तो मान रखा है कि हमें तो जो न्यायिक व्यवस्था की सबसे अंतिम सीढ़ी है वहीं खड़े होना है, तो इसलिए आप तो उन बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देते। अन्यथा सीधी बात उन्होंने कही, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, मीनिंग देयर बाय यू आर पावरलेस। क्योंकि ये नहीं कर सकते आप कि आप कहें अनुच्छेद 245 में हमें क्षेत्रीय अधिकारिता दी गई कि हम भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए, और यदि हम विधायिका के तौर पर संसद हैं तो हम ऐसी विधि जो भारत के राज्य क्षेत्रों के बाहर भी लागू हो जाए वो बनाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 245 हमें इसकी अनुमति देता है। आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि अनुच्छेद 246 हमें संघ सूची पर और 246(3) हमें संवर्ती सूची पर विधायन की ताकत देता है, इसलिए हम बनाएंगे। आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वहां अगर आपको विधायी शक्ति दी तो अनुच्छेद 13 भी है, और ये दोनों एक ही संविधान के भाग हैं। इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि आप अनुच्छेद 245, 46, 47, 48, 47 तो नहीं, ये 249, 250, 253, 254 इन ताकतों का इस्तेमाल करें, लेकिन जहां पर आपकी शक्ति प्रतिबंधित की जाए वहां उसको मानने के लिए तैयार हो ही ना। यह संभव नहीं है। अगर आप उन शक्तियों का उपयोग करेंगे तो यह प्रतिबंध भी मानना होगा। और आपसे कहा गया कि अगर आप प्रतिबंध नहीं मानेंगे और आप जीवित व्यक्ति हैं तो परिस्थिति में जो अनुतोष आपके विरुद्ध देना उचित होगा वो अनुतोष न्यायनिर्णीत किया जाएगा। वो दंड के स्वरूप का हो सकता है, वो क्षतिपूर्ति के स्वरूप का हो सकता है, वो प्रतिस्थापन के स्वरूप का हो सकता है। ये सब अनुतोषों के प्रकार हैं। और जो आपके कृत्य की गंभीरता मीनिंग देयर बाय आपके कृत्य से समाज पर पड़ने वाला प्रभाव, इसके आकलन को करके लोगों को आपके कृत्य के विरुद्ध उपलब्ध कराए जाते हैं। आपके कृत्य को एक ब्रॉड कैटेगरी दुष्कृत्य इसमें कैटेगराइज करके फिर दुष्कृत्य का जो प्रभाव समाज पर आएगा, यह दुष्कृत्य का जो प्रभाव पीड़ित व्यक्ति पर आएगा, उसके मुताबिक अनुतोष निर्धारित किया जाता है। और वो अनुतोष दंड से लेकर क्षतिपूर्ति, प्रतिकर, प्रतिस्थापन, इनमें से कोई भी हो सकता है।
यद्यपि आप मानकर यही चलते हैं और आप सारा समाज कि सब दंड ही एक अनुतोष है, आपको दीवानी अनुतोष दिखाई नहीं देते, जबकि स्वयं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 4-5 प्रकार के अनुतोषों का उल्लेख करता है। संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन, घोषणात्मक अनुतोष, व्यादेश के सूरत में अनुतोष, संविदा में परिवर्तन, संविदा को शून्य डिक्लेयर कर देना, संविदा का विखंडन, ये ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मूवेबल एंड इमूवेबल, ठीक है, मूवेबल 5 और 6, नहीं मूवेबल नहीं, इमूवेबल 5 और 6, उसके बाद 7 और 8 मूवेबल। विभिन्न प्रकार के अनुतोष स्वयं दीवानी प्रकृति के ये सारे में ही वर्णित, इसलिए किसी भी दुष्कृत्य के प्रति अनेकों अनुतोष उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन वो तब जब आप दुष्कृत्य के कर्ता हैं और जीवित व्यक्ति हैं। अगर आप जीवित व्यक्ति हैं ही नहीं, ये जीवित व्यक्ति हैं और आपके कृत्य के आधार पर अनुतोष उपलब्ध कराए जा सकते हैं, लेकिन स्वयं कृत्य करने की क्षमता सभी जीवित व्यक्तियों को नहीं दी गई है। कृत्य करने की क्षमता कुछ निश्चित प्रकार के जीवित व्यक्तियों को दी गई, क्योंकि कृत्य करने की क्षमता इसे देना यह कानून का काम है। आप ईश्वर के हाथ से कृत्य करने की क्षमता लेकर आए, इससे कोई मतलब नहीं। अगर कानून आपको कृत्य करने की क्षमता देगा तो आप कानून की निगाह में कृत्य करने के लिए सक्षम ये माने जाएंगे, और कृत्य करने की क्षमता का होना और कृत्य को के जो कृत्य के परिणाम हैं उनको भुगतने की क्षमता का होना, इसी को व्यक्तित्व का होना कहा जाता है कानून की दुनिया में। कानून की दुनिया में आप व्यक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ईश्वर ने व्यक्ति के तौर पर भेजा है, इसलिए नहीं। कानून की दुनिया में, कानून की दुनिया में आप व्यक्ति तब माने जाएंगे जब कानून आपको कृत्य करने के योग्य और कृत्य के जो परिणाम हैं उनसे लाभान्वित या उनका परिणाम से उत्पन्न जो दायित्व है उसे भुगतने के योग्य मानेगा, अन्यथा नहीं। अर्थात कानून की दुनिया में आप व्यक्ति तब हैं जब आपके ऊपर विधिक अधिकार आरोपित किए जा सके और विधिक दायित्व रखे जा सके, अदरवाइज आप कानून की दुनिया में व्यक्ति नहीं है। जैसे अवयस्क कानून की दुनिया में व्यक्ति नहीं है, संविदा के प्रयोजनों से अवयस्क संविदा नहीं कर सकता। पागल व्यक्ति, पागल नहीं, विकृत चित्त व्यक्ति उस समय संविदा नहीं कर सकता जिस समय वो विकृत चित्त है, बाकी समय वो कर सकता है। तो जिस समय वो विकृत चित्त है उस समय उसके पास व्यक्तित्व है ही नहीं, जबकि ईश्वर की निगाह में वो उस समय भी व्यक्ति है। दिवालिया कानून की निगाह में व्यक्ति नहीं है, जबकि वो व्यक्ति हमेशा है। तो आपको जन्म देना ये ईश्वरीय कृत्य है, लेकिन आपको विधिक व्यक्तित्व देना ये कानून का काम है। एक व्यक्तित्व आप ईश्वर के हाथ से लेकर आते हैं, वो व्यक्तित्व आपका ये है जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप ये नहीं है जो दिखाई दे रहे हैं, आप इससे अलग हैं। और इसीलिए आप जिस दिन जो दिखाई दे रहे हैं इसमें नहीं होंगे, उस दिन कहा जाएगा वो गुजर गए, वो नहीं है। तो आप वो नहीं है, तो आप जो कुछ हैं और जो दिख रहे हैं, तो ये दिखने वाला व्यक्तित्व तो आप कहां से, ईश्वर के यहां से लेके आए हैं। ये भी व्यक्तित्व है,
फिर एक अन्य व्यक्तित्व कानून आपको देगा, और जब कानून वो व्यक्तित्व आपको देगा तो ये माना जाएगा आप कानून की निगाह में व्यक्ति हैं। तो अगर आप कानून की निगाह में व्यक्ति हैं तो आपको कृत्य का परिणाम भुगतना होगा, या फिर कृत्य से आप लाभान्वित हो सकेंगे। लेकिन अगर कानून की निगाह में आप व्यक्ति ही नहीं है, ठीक है, तो कानून द्वारा निर्धारित जो कृत्य है वो व्यक्तित्वधारियों के द्वारा किया जा सकता है, उन व्यक्तियों के द्वारा नहीं जो कानून की निगाह में व्यक्ति है ही नहीं। और कानून आपको कहा कि अवयस्क और विकृत ये जीवित हैं, लेकिन इसके बाद भी हो सकता है इन्हें व्यक्ति न माने, और कानून जो जीवित नहीं है उनको भी व्यक्ति मान सकता है। जैसे भारत संचार निगम, LIC, ये जीवित व्यक्ति नहीं है, लेकिन कानून इन्हें व्यक्ति मानता है। कानून ये मानता है कि ये काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये निकला कि कानून जीवित व्यक्तियों को हो सकता है व्यक्ति का स्टेटस न दे, और जो जीवित नहीं है उन्हें व्यक्ति का स्टेटस दे। ये दोनों बातें संभव है। इस संबंध में विस्तार से चर्चा हम लोगों ने की थी जब ज्यूरिस्प्रूडेंस में व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ये पढ़ा था, तो विस्तार से बात हुई थी इस सारी बात। लेकिन यहां सिर्फ इतना कहना पर्याप्त है कि कानून दोनों बातें कर सकता है, आपको व्यक्तित्व दे जीवित व्यक्ति के होने के नाते, और यह भी हो सकता है कि आप जीवित व्यक्ति रहो फिर भी आपको कानून व्यक्तित्व न दे, और यह भी हो सकता है कि आप जीवित व्यक्ति नहीं है, इसके बाद भी कानून दायित्व और अधिकार के प्रयोजनों से, कर्तव्य आदि रखने के प्रयोजनों से आपको व्यक्ति मान ले। तो राज्य उसे व्यक्ति मान लिया गया, क्योंकि कहा राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। विधि बनाना या विधायन एक कृत्य है, और राज्य जीवित व्यक्ति नहीं है। और जो विधि है वो संसद बनाती है, सांसद नहीं। यद्यपि संसद सांसदों से मिलकर बनती है, लेकिन संसद का व्यक्तित्व पृथक है, वो सांसदों के व्यक्तित्व में समाहित नहीं है। और इसका उदाहरण ये है कि अगर आपके घर में शादी हो और 545 के 545 सांसद लोकसभा के और 250 के 250 सांसद आपके यहां आ जाएं, तो भी आपके घर में संसद की मीटिंग नहीं हुई। संसद का व्यक्तित्व पृथक है। यद्यपि ठीक है कि संसद सांसदों के बैठने से बनती है, लेकिन सिर्फ बैठने से नहीं बनती कि सांसद कहीं बैठ जाएंगे और संसद समवेत हो गई है ये मान लिया जाए, ये नहीं होगा। सांसद जब एक निश्चित प्रक्रिया से बैठेंगे, उनके बैठने की एक प्रक्रिया है, और जब एक निश्चित उद्देश्य के लिए बैठेंगे और एक निश्चित प्रकार से बैठेंगे और एक निश्चित स्थान पर बैठेंगे, तभी सांसदों की उस बैठक को संसद की बैठक कहा जा सकेगा। तो सांसद अलग है। जैसे जब हम लोग बेंथम और ऑस्टिन की बात करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो कहता है कि क्या संप्रभु का प्रत्येक समादेश विधि है? तो प्रत्येक समादेश विधि नहीं है। विधि की कुछ विशेषताएं, वो समादेश जो विधि बन जाए, उसकी कुछ अलग से विशेषताएं बताते हैं बेंथम ऑस्टिन। प्रत्येक समादेश विधि नहीं है उनका, संप्रभु का। ठीक ऐसे ही संसद सांसदों के व्यक्तित्व से पृथक है।
और संसद राज्य का अंग है। सांसद राज्य के अंग नहीं है, सांसद संसद के अंग है। और संसद ये विधायन करने के लिए सक्षम है राज्य के अंग के तौर पर। राज्य के विधानमंडल ये सक्षम है राज्य के अंग के तौर पर विधायन के लिए। तो विधायक न सांसद ये सक्षम नहीं है। ये ठीक है कि विधानमंडल और संसद बनेगा उन्हीं के इकट्ठा होने से, लेकिन सिर्फ मियर असेंबली दैट इज नॉट सफिशिएंट, वो नहीं हो सकती। इन फर्कों को ढंग से समझना चाहिए। और जब तक ये फर्क समझ में नहीं आते तब तक आप मिसकॉन्सेप्शन में रहते हैं, और खुद तो रहते ही हैं, दुनिया को और करते हैं। खुद तो रहते ही हैं और दूसरों का नाश और करते हैं। पता होता कुछ होता नहीं, और चाहे जो कुछ बताना शुरू कर देते हैं, जो बनाए सो बताना शुरू, और अपनी बात को सही साबित करने के लिए बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, संवैधानिक तौर पर, इन शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जो और भी नाश कर देता है। जो बात को पहले वो 10% गलत थी, वो 100% गलत हो जाती है। ठीक है, तो राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। इसका मतलब राज्य के वे अंग जो विधायन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है, वे ऐसी कोई विधि नहीं बना सकते जो क्या कहता है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, और अनुच्छेद 13(1) में कहा था उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह इस भाग के अधिकारों से असंगत है। दोनों बातें लगभग एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सिर्फ लगभग एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन इन दोनों बातों से पहले जो कुछ लिखा है उसे सेपरेट करके इन शब्दों के अर्थ नहीं निकाले जा सकते। और पता नहीं पढ़ाई का स्तर अब गिरा है, यह भी जानकारी में नहीं। यह 20 साल 10-20 साल पीछे भी गिरा ही हुआ था, क्योंकि 10-20 साल पहले हम खुद सारी चीजों को समझने लायक नहीं थे, तो हो सकता उसमें भी इतना ही गिरा हुआ रहा हो। लेकिन चूंकि हम उस समय बात को समझ ही नहीं पाते थे, इसलिए हमें इसका अनुभव ना आया हो, यह भी संभव है। अब आता है और चिढ़ आती है कि आप डबल ग्रेजुएट हैं, आप मेडिकल एजुकेशन से शिक्षित हैं, आप बहुत पढ़े लिखे कहला रहे हैं, और सेंटेंस का अर्थ निकालना आपको नहीं आता। सेंटेंस कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स स्वरूप में रखा गया है, उसमें कामा कंजंक्शन जोड़कर कई सारे सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया गया है। तो अर्थ निकालने के लिए सब पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़ा जाएगा और फिर अर्थ निकलेगा। आप खंड खंड करके सेंटेंस का अर्थ निकालना है, जबकि वो बिल्कुल इम्परमिसेबल है, हो ही नहीं सकता। सेंटेंस पूरा है, पूरा एक साथ पढ़ा जाएगा। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, ठीक है, या उससे असंगत है। और अगर राज्य बनाएगा तो उस मात्रा तक शून्य है। तो ये जो मात्रा कही है, ये फंडामेंटल राइट को छीनने के संदर्भ में कही है, और बाकी वो भाग जो छीनने के बाहर है, यानी जो फंडामेंटल राइट पर प्रभाव नहीं डाल रहा है, वो शून्य नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट पर प्रभाव डाल रहा है वो शून्य है। इतना तो तय हुआ इन शब्दों से, लेकिन वो शून्य कब से है? जब बना था तब से शून्य था, और अगर बना था
तब से शून्य था, इसका मतलब वो कभी बना ही नहीं। इसका मतलब यह निकला कि वो कभी बना ही नहीं। और अगर बनने के बाद शून्य हो गया तो ये डिफरेंट घटना है। बनने के बाद शून्य होना और बनते समय ही शून्य होना। जब बनते समय कोई चीज शून्य होती है उसे बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो, और जब बनने के बाद शून्य हो गया इसका मतलब यह हुआ कि बना तब तो वैध था, तब तो बना, लेकिन बनने के बाद कोई कारण अस्तित्व में आया और उसके कारण वो शून्य हो गया। ये दो अलग अलग घटनाएं, लेकिन इन दोनों को अलग अलग करके आपकी देखने की कभी आदत ही नहीं है। और ये बात कहां, कॉन्टेक्ट एक्ट में भी सही है। वहां कहता है कॉन्टेक्ट वॉइड एब इनिशियो, और कॉन्टेक्ट वॉइड एब इनिशियो कौन से? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये कॉन्टेक्ट वॉइड एब इनिशियो है। और दूसरे प्रकार की संविदाएं वे हैं जो किए जाने के समय ठीक थी, लेकिन कालांतर में कोई घटना घटी जिसकी वजह से वे शून्य हो गई, जिसका न्याय निर्णय धारा 56 कॉन्टेक्ट एक्ट में होता है। जब किया गया तब ठीक था, और उसका वो प्रसिद्ध उदाहरण है कॉन्टेक्ट एक्ट में। कौन सा? कि वो राजा का राज तिलक का जुलूस देखने के लिए किराएदारी की संविदा हुई थी दो व्यक्तियों में, एक मकान मालिक था, दूसरा किराएदार था। और जिस डेट में राजा की राजगद्दी का जुलूस निकलना था उस डेट में राजा की तबीयत खराब हो गई। तो यह कहा गया संविदा जब असंभव हो जाती है तब वह शून्य हो जाती है। शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है, इसका मतलब शून्य थी नहीं। असल में है क्या कि कानून में आप अपनी समझ मिलाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है आप कि ये जो समझ है ये बहुत दिक्कत पैदा करती है। आप में समझ ना हो तो बहुत अच्छा है। और तभी हम कहा करते हैं कि क्लास तो नहीं की है। जब आप पढ़ने आते हैं तो हम आपसे पहला सवाल करते हैं कि क्लास तो नहीं की है। आप कहते हैं हाँ किए, बस हमारा तो नाश ही हो जाता है। अब डबल मेहनत हो गई। क्लास न किए होते तो आप ना समझ होते, तब समझाना ज्यादा आसान था। क्लास कर लिए अब बर्बाद हो गए। अब पहले जो समझा हुआ वो हटाए, और उसे हटाने में बहुत दिक्कत है क्योंकि आप मानते नहीं है। और उसके बाद सही समझाएं, और ये दुर्भाग्य का विषय है। हो सकता है हमें कुछ गालियां भी दें इसके बाद, जब ये देखें तो दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुर्भाग्य का विषय है कि अधिकांश शिक्षा संस्थानों में आपको गलत पढ़ाया जा रहा है। और ये आप सब बैठे हैं, आपको अनुभव में होगा, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं यही लिखा है। और जो सही होता है वो चिल्लाता हुआ बताता है कि हम ठीक हैं। उसे ठीक जानने के लिए कुछ करना नहीं होता, वो अपने आप बताता है आपको कि हम ठीक हैं, और आपका मन कहता है नहीं ठीक तो यही है। दो अलग अलग बातें हैं। वॉइड एब इनिशियो जो प्रारंभ से शून्य है, और जो प्रारंभ से शून्य है वो कभी जन्मा ही नहीं, ये माना जाएगा। ठीक है। और इसीलिए हम जब आपको वो बात कहते हैं तो हम कहते हैं अवयस की संविदा शून्य नहीं होती, अवयस की संविदा होती ही नहीं, क्योंकि अवयस में संविदा की करने की क्षमता का अभाव है। यह कहा कि संविदा सक्षम कौन है, तो कहता है वो मनुष्य संविदा सक्षम है जिसने उस विधि के मुताबिक, जिस विधि के वो अधीन है, वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है। इसका
जो विवक्षित अर्थ है वो ऐसा भी निकलेगा कि वो मनुष्य संविदा करने के लिए अक्षम है जिसने उस विधि के मुताबिक जिसके वो अधीन है वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है। और इसे और सरल भाषा में कह दे तो इसका मतलब यह हुआ कि अवयस्क संविदा सक्षम नहीं है। और यही स्थिति विकृत चित्त के साथ है। धारा 11, धारा 12 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब यह निकला कि जब अवयस्क संविदा सक्षम है ही नहीं और उसने संविदा की तो उसने संविदा नहीं की क्योंकि आप कुछ करेंगे और वो हो जाएगा, ये संभव नहीं है। आप जो कर सकने में सक्षम है सिर्फ वो करेंगे तो वो हो जाएगा। आप हमें आर्म्स लाइसेंस जारी करके दे दो तो हम लाइसेंस होल्डर थोड़ी हो गए, हमें उठा जेल में भेजा जाएगा। वो रद्दी का टुकड़ा है जो आपने लिख कर दिया। इवन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो इंपावर्ड है आर्म्स लाइसेंस देने के लिए वो भी उस प्रक्रिया के बिना जो कानून में बताई गई है अपनाए अगर आपको आर्म्स लाइसेंस दे दे वो भी रद्दी का टुकड़ा है। ठीक, आप कुछ भी करने को स्वतंत्र नहीं है। राजा का कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं है और आपके दिमाग में राजा बैठा है, आपके दिमाग में राजा बैठा है। आप प्राइम मिनिस्टर को राजा समझते हैं, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राजा समझते हैं, आपके दिमाग में राजा बैठा है अभी भी। ये सबसे बड़ी समस्या है और आपकी समझ ये बहुत दिक्कतजनक स्थिति है। आप हर चीज को अपने हिसाब से समझ लेते हैं जबकि आपसे जो कहा गया वो समझिए। आप अपनी समझ उसमें मत लगाइए। तो अवयस्क की संविदा शून्य नहीं होती, अवयस्क की संविदा होती ही नहीं। लेकिन भाषा की अपनी मजबूरी है। भाषा में हर भाव अभिव्यक्त नहीं हो सकता, यह बात हमने आपसे कई बार कही। आप अंदर बहुत खुश हैं तो आप जितने खुश हैं उसे बताने के लिए आपके पास भाषा में कोई शब्द नहीं है। आप अधिकतम इतना कह सकते हैं कि हम खुश हैं या अधिकतम इतना कह सकते हैं कि हम बहुत खुश हैं, बस। लेकिन इस बहुत की सीमा कितनी है, इस बहुत की मर्यादा कितनी है, ये बहुत कितने विस्तार तक है आप बता ही नहीं सकते। भाषा में कोई शब्द ही नहीं, कुछ बताया नहीं जा सकता। आप कहते हो हमें वो बहुत सुंदर लगा। क्या सुंदर लगा? अगर हमें पृथक पृथक आपसे पूछे कि क्या सुंदर लगा बताओ तो भाषा में कोई शब्द नहीं, आप बता ही नहीं सकते। तो भाषा की अपनी मजबूरियां हैं। ठीक है, तो भाषा इस दशा को जब कोई काम होता ही नहीं, जैसे अवयस्क ने संविदा की और अवयस्क ने संविदा की, चूंकि वो संविदा सक्षम नहीं है इसलिए अवयस्क ने जो संविदा की उसे संविदा नहीं माना जा सकता। इस बात को अगर आपसे कहा जाए कि आप सकारात्मक ढंग से इस बात को कहिए, पॉजिटिव लैंग्वेज में बोलिए, तो आप इसके सिवा कुछ नहीं कह सकते कि अवयस्क ने शून्य किया। इसके अलावा क्या कहेंगे? पॉजिटिवली इसको कहने का अन्य कोई तरीका है ही नहीं, आप कह ही नहीं सकते। इसलिए भाषाई मजबूरी के कारण आप ये कहते हैं कि अवयस्क की संविदा शून्य होती है। शून्य होती नहीं, क्योंकि शून्य जो संविदाएं होती हैं वे भारतीय संविदा अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित की गई है। और वे संविदाएं कहां उल्लिखित है? 23 से लेकर के 30 तक अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित की गई कि ये शून्य संविदाएं होती हैं। अवयस्क की संविदा होती ही नहीं। लेकिन भाषाई विवशता के कारण, भाषाई मजबूरी के कारण उसे शून्य कह देते हैं, बोल देते हैं। और वे संविदाएं जो प्रारंभता ठीक होती है किंतु भविष्य में शून्य हो जाती, वे कहां? वे धारा 56 में है। और उसके विरुद्ध जो अनुतोष आपको मिलेगा, धारा 56 में शून्य हो गई संविदा के
प्रति आप जो अनुतोष हासिल कर सकते हैं वो कहा है, धारा 64 भारतीय संविधान अधिनियम। वो धारा 64 भारतीय संविधान अधिनियम में बताया गया है। और चूंकि अवयस्क की संविदा होती ही नहीं, या वे संविधाएं जो 23 से लेकर 30 तक वर्णित है वे संविदा होती ही नहीं, इसलिए उनके प्रति कोई अनुतोष भारतीय संविधान अधिनियम में नहीं है, सिवाय इसके कि उन्हें शून्य घोषित करा दिया जाए। उनके शून्यकरण की घोषणा भी भारतीय संविधान अधिनियम में नहीं हो सकती, यह सारे में होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग बात है। अब यहां का राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, इसका मतलब राज्य के पास क्षमता ही नहीं है, राज्य के पास क्षमता ही नहीं है ऐसी विधि बनाने की जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो, न्यून करती हो या उन पर कोई असंगत प्रभाव डालती हो, और राज्य ने बना दी ऐसी विधि। ठीक है, तो राज्य ने ऐसी विधि बनाई है, यह सिर्फ तथ्यता कहा जा सकता है, तथ्यता यह बात बोली जा सकती है। वैसे ही तथ्यता जैसे अवयस्क ने संविदा कर ली, ये बात वैसे ही तथ्यता बोली जा सकती है, डी फैक्टो बोली जा सकती है, लेकिन यह बात विधिता डी ज्यूरे बोली नहीं जा सकती कि अवयस्क ने संविदा की या राज्य ने ऐसी विधि बनाई, डी ज्यूरे कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन तथ्यता चूंकि किया गया है, इसलिए तथ्यता बोल दिया जाता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, या हम तथ्यता ऐसी बोल देते हैं कि राज्य ने ऐसी विधि बनाई है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। लेकिन बनाई कैसे सकता था, ये बात ही कहना गलत है। राज्य को जो विधि बनाने की ताकत है वो इस अध्याय के, इस भाग के जो उपबंध है उनसे संगत रहते हुए बनाने की है। तो अगर उसने असंगत होकर विधि बनाई है या ऐसी विधि बनाई है जो इस भाग के अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है, तो यह माना ही नहीं जा सकता कि राज्य ने कोई विधि बनाई है। इसका मतलब यह जो विधि राज्य ने बनाई ये सिर्फ तथ्यता बनाई, और ये वॉइड एब इनिशियो है, ये प्रारंभ से ही शून्य है, ये कभी जन्मी नहीं, ये कभी जन्मी ही नहीं। ठीक है, और जब ये जन्मी ही नहीं तो फिर अगर आगे कभी जब ये पता लगे, और पता कब लगे, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बताएंगे कि ये विधि जन्मी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है। वहां 13(1) में क्या कहा था, इस संविधान के प्रारंभ की विधियां, वहां संविधान के प्रारंभ की बात की थी, संविधान से पूर्व की बात की थी, और अब कहता है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। अब राज्य अस्तित्व में आ चुका है, अब राज्य का विधायी अंग अस्तित्व में आ चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि लैंग्वेज ये इन्फरेंस दे रही है कि 13(2) में जिन विधियों की चर्चा हुई वे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, वे संविधान के बाद की विधियां हैं। और यह भी आपके प्री में खूब पूछा जाता है कि 13(2) का संबंध कौन सी विधियों से है, संविधान के पूर्व की या संविधान के पश्चात की। और आप बताते पेपर बड़ा कठिन आया है, और जरा इस सारी बातचीत में सोचें कि इस बात का मूल्य कितना है कि 13(2) का संबंध संविधान के पूर्व की विधियों से या संविधान के पश्चात की विधियों से। तो आप पाएंगे, अगर निष्पक्ष विचार करेंगे तो आप पाएंगे ये तो ऐसे ही है मानो ये हाई स्कूल लेवल का सवाल किसी पीएचडी होल्डर से कर दिया गया, ये तो बिल्कुल एलिमेंट्री। इसीलिए हम कहते हैं कि प्री में तो फ्री में सिलेक्शन होता है, क्योंकि प्री में कुछ होता ही नहीं, बहुत एलिमेंट्री सवाल होता है। लेकिन आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, जो पढ़ा है सब गलत ही पढ़ लिया है, ये एक डिफरेंट बात है। एक तो गलत पढ़ लिया, अब तो पढ़ा नहीं, पढ़ा गलत पढ़ लिया, और कुछ लोगों ने आपको समझा दिया खाली जीएस की तैयारी कर लेना, वो आप जीएस की तैयारी करते रहे तो वो नासी हो गया रख के। ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं। अन्यथा
ये तो बिल्कुल बच्चों जैसी है। मैं सीधी बात, उसने 13(1) में कहा इस संविधान के लागू होने के पूर्व की विधियां, और अब कह रहा राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। इसका मतलब राज्य तो संविधान के साथ अस्तित्व में आया, इसका मतलब ये हो गया कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इससे संबंध है 13(2) का, और राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य के पास विधायी क्षमता नहीं, और जो विधायी क्षमता नहीं फिर राज्य ने कुछ बनाया तो भाषा के दृष्टिकोण से या स्थिति के दृष्टिकोण से ये भले ही कह दिया जाए राज्य ने ऐसी विधि बनाई है, इनफैक्ट बनाई नहीं, क्योंकि बनाता तो तब जब क्षमता होती, क्षमता ही नहीं है। तो जब विधि जन्मी ही नहीं, केवल तथ्यता आप ऐसा कह रहे हो राज्य ने बनाई है, तो अगर इस भाग के उपबंधों से असंगत विधि बनी तो वो तो बनी कहां? तो अगर अब आप विधि में संशोधन करके या फंडामेंटल राइट में संशोधन करके इस विधि को ठीक करना चाहो, जब आपको पता लगे कि ये विधि गड़बड़ हो गई, ये बनी ही नहीं, तो ये ठीक करने की प्रक्रिया आप करोगे कैसे? क्योंकि इसके लिए विधि हो, तो जब विधि होगी तभी तो ठीक करोगे। ये तो कभी जन्मी नहीं, क्योंकि लिखा था राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। ऊपर जन्मी थी वो संविधान के पूर्व की विधि थी, और जिस समय विधायिका ने बनाई थी उस समय विधायी क्षमता विधायिका के पास थी, इसलिए वो जन्मी थी। और जब वो जन्मी थी तब जब संविधान के लागू होने के साथ इस भाग के उपबंधों से असंगत हो गई, ठीक इस भाग के उपबंधों ने आच्छादित कर लिया, या तो हमने फंडामेंटल राइट को संशोधित कर दिया या विधि को संशोधित कर दिया, बात ठीक हो गई, विधि पुनरुज्जीवित हो उठी, जैसा भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में हुआ। लेकिन यहां तो मामला ही डिफर हो गया। यहां तो स्थिति यह आ गई कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। इस प्रतिबंध के बाद भी आपने विधि बना दी, तो चूंकि संविधान स्वयं जीवित व्यक्ति नहीं था जो उड़ता और तुम्हारे हाथों से चिपट जाता और तुम्हें रोक देता ऐसी विधि बनाने से, ये नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल था। इसलिए आपने बना तो ली, आपने मनमानी कर तो ली, लेकिन उस मनमानी का विधिक प्रभाव शून्य है, कुछ नहीं हुआ, यह माना जाएगा। क्योंकि जो कुछ किया जाएगा वो तभी प्रभावशाली होगा जब वो उस ढंग से और उस सीमा तक किया जाए जिस ढंग से और जिस सीमा तक करने की ताकत किसी को दी गई। और इसीलिए कानून की दुनिया के लोग सबसे विद्वान लोग कहे जाते हैं, वो इन सारी बातों को समझते हैं। बाकी कोई IITian, कोई 5IITian कुछ नहीं होता। एक तो अरविंद केजरीवाल बहुत धूर्त राजनेता है, लेकिन वो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति दिल्ली असेंबली में लिए खड़ा था कि देखिए इसमें तो ये लिखा है, तो हमें हंसी भी आ रही थी कि हाँ तुम्हें ही समझ में आ जाए कि इसमें क्या लिखा है, तो फिर LLB अलग से नहीं करवाई जाए, LLM अलग से नहीं करवाई जाए, और फिर सालों साल प्रैक्टिस नहीं करवाई जाए, अगर तुम्हें इतनी आसानी समझ में आ जाए कि इसमें क्या लिखा है। और ये समझना ही मूर्खता है कि कोई सब विषयों का विद्वान हो सकता है। अगर हम ये माने कि हम डॉक्टरी में भी काबिल हो सकते हैं तो ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफी है। और कई बार हम तो झल्ला भी पड़ते हैं अपने घर वालों पे भी और सबसे, कि आप डॉक्टर क्या पूछे, डॉक्टर साहब हमें ठीक है टिटनेस हो गई, हमें पीलिया है। तुम्हें भाई कैसे पता पीलिया है? तुम्हें कैसे मालूम? एक जैसे लक्षण 20 बीमारियों में है। आप तो ये बताओ कि हमें ये परेशानी है, हमें बुखार आ रहा, मेरे पेट में दर्द है, हमें उल्टी हो रही, आप ये बताओगे या आप निष्कर्ष दोगे कि हमें ये हो गया? आप कौन होते हैं? ये आपकी फील्ड ही नहीं। आप ये बताओगे कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, कौन सी मशीन थी आपके पास, कैसे नापा आपने, आपको क्या मालूम? बीपी बढ़े होने के चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा होना, सिर घूमना, सिर में दर्द होना, पसीना आना, ये जो लक्षण है 20 मामलों में हो सकते हैं। आप कौन होते हैं? आप क्यों बता रहे हैं?
आप निष्कर्ष दे क्यों रहे? आप अपनी बात कहिए, ठीक है, लेकिन लोगों की आदत होती सर्वज्ञ होने की, और ये सोचना ही मूर्खता है कि कोई सर्वज्ञ हो सकता, कोई नहीं हो सकता। आप एक फील्ड के मास्टर हो सकते। तो कानून और संविधान ये अपने में चीजें, अपने में समझने लायक। तो जब उसने कहा राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, फर्क आ गया। 13(1) में जब विधि बनाई थी, जिस अंग ने बनाई थी, उस समय उस विधि को बनाने के लिए वो सक्षम था, इसलिए विधि जन्मी थी। और 13(2) में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यहां राज्य के पास क्षमता ही नहीं है ऐसी विधि बनाने की जो इस भाग द्वारा घोषित अधिकारों के विरुद्ध हो। और चूंकि आपने ऐसा किया, इसलिए विधि जन्मी ही नहीं, वहां विधि जन्मी थी। और कालांतर में जब संविधान अस्तित्व में आया तो वो संविधान के विरोध में गई, इसलिए वहां स्थिति यह रही कि विधि या फंडामेंटल राइट, इनमें अगर परिवर्तन किया गया तो विधि पुनरुज्जीवित हो उठी, क्योंकि वो पूर्व से जन्मी थी। वो सिर्फ अगर समझाने की भाषा के मुताबिक बोला जाए तो बीमार सी हो गई थी, दवाई दी गई, ठीक हो गई। यह भी प्री में खूब पूछा जाता कि संविधान के पूर्व की विधि है, फंडामेंटल राइट से असंगत हो गई, न्यून हो गई, विरोध में चली गई, और विधि में या फंडामेंटल राइट में परिवर्तन किया गया, विधि क्या पुनरुज्जीवित हो उठेगी? यस, हो उठेगी, क्योंकि वो जब जन्मी थी तब जन्मी थी, वो आच्छादित हो गई फंडामेंटल राइट की घोषणा के साथ। अगर सामान्य भाषा में बोले तो वो बेहोश सी हो गई थी, आच्छादन हटाया गया, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया या उसे अमेंड कर दिया, विधि को, वो पुनरुज्जीवित हो गया। लेकिन यहां तो विधि जन्मी ही नहीं, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा घोषित अधिकारों को न्यून करती हो, छीनती हो या उनसे असंगत हो। और यदि ऐसा होता है तो उस मात्रा तक, जिस मात्रा तक ऐसा करती है, वो शून्य हो जाएगी। इन शब्दों के इस्तेमाल के पीछे विधायी बुद्धिमत्ता, फ्रेमर्स की बुद्धिमत्ता ये छिपी है। और मेरा मन बहुत हो रहा बोलने का, इसलिए बोलेंगे जरूर, ठीक है। फ्रेमर्स की बुद्धिमत्ता कुछ नहीं छिपी है, ठीक है। आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट देखो, सब ऐसे ही लिखा है, ठीक है, सब ऐसे ही लिखा है। और 1948 में बना यूडीएचआर, और आपका 1950 में हमारा संविधान, ठीक है। आप यूडीएचआर पढ़ो तो प्रियम्बल ठीक लगभग ऐसी ही मिलती है। और फिर ये तो हम लोग कर लेते हैं, तो वो हमसे तो अधिक बुद्धिमान थे ही, हमसे तो ज्यादा जीनियस थे ही। ये तो हम लोग कर लेते हैं कि किसी बात का एक थोड़ा सा आधार मिल जाए लिखने के लिए, बाकी तो हम लोग भी लिख ही रहते हैं, ठीक है। इसलिए भगवान किसी को मत मानिए। ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे कि फ्रेमर्स के प्रति आपके मन में कोई अश्रद्धा पैदा हो, हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि भगवान किसी को मत मानिए, भगवान सिर्फ भगवान को ही मानिए, भगवान सिर्फ भगवान को मानिए, बाकी किसी को मत मानिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आदमी होते हैं, ठीक है, भगवान कोई नहीं होता। और कभी भगवान तुमसे इस कारण नाराज नहीं हुए कि तुमने उनका अपमान किया या सम्मान नहीं किया। और जिन भगवानों के बारे में तुमने ऐसी चर्चा सुनी हो, मान लेना वे भगवान नहीं है। भगवान को इससे क्या मतलब? तुम्हारे जैसे छोटे लोगों के सम्मान करने से वो सम्मानित हो जाएंगे, और तुम्हारे जैसे छोटे लोगों के अपमानित करने से वे अपमानित हो जाएंगे। लेकिन सीजीआई अभी महाराष्ट्र गए थे, कल ही हम अखबार में पढ़ रहे थे, और कल हमने चर्चा भी की थी, इतना छोटे मन का आदमी है, सीजीआई होना ही नहीं चाहिए। अरे डीजीपी नहीं आए तो नहीं आए, तुम्हें उस पर नाराजगी जताने का क्या मतलब? हालांकि डीजीपी भी उसी छोटे मन का आदमी है,
जो नहीं गया, लेकिन दोनों ही छोटे मन के लोग हैं, दोनों में से कोई भी ऐसे उच्च पदों पर जाने लायक नहीं है। लेकिन ये सिर्फ हमारी धारणा है, वास्तव में सभी ऐसे ही। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिन्हें कैपिटल एम के साथ मैन लिखा जाना चाहिए। ठीक है, मैन स्मॉल लेटर्स में भी लिखा जा सकता है और कैपिटल एम के साथ भी लिखा जा सकता है। तो कैपिटल एम के साथ जिन्हें मैन लिखा जाएगा वे महापुरुष, क्योंकि महापुरुष के लिए ठीक अंग्रेजी में ग्रेट पर्सन ये कुछ जमता सा शब्द नहीं है। मैन विद कैपिटल लेटर जिनके लिए लिखा जा सकता है, ऐसे दुनिया में लोग कम ही जन्मते हैं और पदों से कोई मैन विद कैपिटल लेटर नहीं हो जाता। तो कहता है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, यहां विधि जन्मी नहीं, और जब जन्मी नहीं तो आप कुछ भी कर लो, वो शून्य हो गई। ये क्यों लिखा है कि उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वो इस भाग के अधिकारों से असंगत है। ये चूंकि इसलिए लिखा गया कि चूंकि विधायन में जो पैसा खर्च होगा, पार्लियामेंट की कार्यवाही चलेगी, घंटे भर पार्लियामेंट की कार्यवाही चलाने पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो वो महत्वपूर्ण चीज है। अनजाने में भी जो कुछ गड़बड़ हो गई, अगर उसमें से कुछ सत्य, उसमें से कुछ सकारात्मक हासिल किया जा सकता है तो जरूर हासिल कर लेना चाहिए। ठीक है, विधि बनाई गई, उसमें से ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी विधि इस भाग के अधिकारों से असंगत हो, इस भाग के अधिकारों से असंगत न हो, लेकिन वो ऐसे विषय पर बना दी गई हो जिस विषय पर विधायन की क्षमता संबंधित विधायिका को नहीं थी। आपको मालूम है 246 1, 2 और 3 उसमें विधायिकाओं की विधायन की क्षमता के बारे में चर्चा हुई और वो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। यद्यपि आपके चेहरे पर तो आश्चर्य के भाव हमेशा थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं आप, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप पिछले लेक्चर्स ढूंढेंगे तो 246 पर कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे। तो 246 1, 2 और 3 उसमें विधायिकाओं के बारे में बताया गया कि कौन सी विधायिका किन विषयों पर विधायन करेंगी। अगर विधायिकाओं ने उन विषयों की या उन विषयों द्वारा प्रदत्त विधायी क्षमता से आगे जाकर विधायन कर दिया तो भी वो शून्य है, क्योंकि क्षमता आपको उस विषय पर विधायन की उस सीमा तक नहीं थी, और क्षमता की ही बात यहां है। यहां भी कहता है कि इस भाग के उपबंधों के विपरीत जाकर आप विधायन नहीं करेंगे। तो यहां जो कुछ लिखा है ये भी विधायी क्षमता से संबंधित है, और वहां जो लिखा है वो भी विधायी क्षमता से संबंधित है। इसलिए वहां जो जुडिशियल प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ वो जुडिशियल प्रिंसिपल यहां भी एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो क्षमता से जुड़ी हुई बात है। तो चूंकि पार्लियामेंट की कार्यवाही पर बहुत पैसे खर्च होते हैं, इसलिए यह माना जाता है कि अगर संपूर्ण नहीं बचाया जा सकता तो जितना बचाया जा सकता हो उतना बचा लीजिए। अब विधि ऐसे बनी है कि पूरी की पूरी उस विधायिका की विधायी क्षमता से हीन है। पूरी की पूरी विधि ऐसी विधायी क्षमता से हीन किस कारण है? 246 में संबंधित विधायिका को उस विषय पर विधायन की शक्ति नहीं थी, इस कारण विधायी क्षमता से हीन है, या इस भाग द्वारा घोषित उपबंधों के विपरीत विधि चली गई, इसलिए वो संबंधित विधायिका की विधायी क्षमता के बाहर हो गई। कारण इन दोनों में से कोई हो, लेकिन निष्कर्ष यह है कि विधायिका को संबंधित विधि के विधायन की क्षमता नहीं थी और उसने विधायन किया। और पूरी की पूरी विधि ऐसी है कि विधायी क्षमता के बाहर थी। तो विधि पूर्णतः शून्य है, इसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर विधायिका ने जो विधि बनाई है उसमें से आधी उसकी विधायी क्षमता के भीतर है और आधी विधायी क्षमता के बाहर है,
क्या करें? तब अगर ये शब्द नहीं होंगे तेरे दो में कि उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जिस सीमा तक वो इस भाग द्वारा जो उपबंध बनाए गए हैं और उनके द्वारा प्रदत्त जो अधिकार हैं उनसे असंगत है, तो फिर पूरी की पूरी विधि को शून्य करना इस बात के होते हुए कि उसमें से सिर्फ आधा इस भाग के उपबंधों से असंगत है, कोई अन्य विकल्प हमारे पास होगा ही नहीं, हम ये कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये शब्द ही नहीं है कि उस सीमा तक शून्य होगी, तो पूरी की पूरी शून्य होगी, बात खत्म हो गई। और ऐसा किया जाना विधान पर होने वाले खर्चे को देखते हुए न्याय संगत नहीं होगा, और खर्चा हटा भी दे तो भी न्याय के दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है, क्योंकि आधा काम तो या आधा कानून बनाना तो विधायी क्षमता के भीतर था और आधा बाहर था, तो आप पूरा का पूरा शून्य क्यों कर देंगे? आप जिस तर्क से पूरा का पूरा शून्य कर रहे हो उसी तर्क के मुताबिक आधा जिंदा रहना चाहिए, आप इसी तर्क के मुताबिक तो कर रहे हो। किस भाग के उपबंधों से संगत है तो आधा ही तो संगत है, आधा तो संगत है। आपके पास तर्क क्या है? और कानून की दुनिया में अतार्किक ढंग से कुछ भी नहीं चलेगा। तो आधा संगत है, आधा असंगत है, तो आधा ही शून्य किया जाना चाहिए। कायदा ये कहता है, न्याय ये कहता है कि आधा चूंकि असंगत है, आधा शून्य, ठीक है, आधा संगत तो आधा शून्य होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं किया जा सकता अगर ये शब्द ना हो उस सीमा तक शून्य होगी, ये किया ही नहीं जा सकता, इसलिए ये शब्द रखे गए। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करके उस सीमा तक, वो सीमा आधे पर रुके, 3/4 पर रुके, जितने पर रुके उतने को शून्य हम कर दें और शेष बचा लें, ये भी युक्ति संगत नहीं होगा। ठीक है, ये भी युक्ति संगत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा युक्ति संगत? आप कोई भी काम करते हैं, कोई काम दुनिया में करें, वो काम एक निश्चित उद्देश्य को लेकर करते हैं, और आपको सिर्फ उस उद्देश्य को पूरा करने की इजाजत न दी जाए और शेष उस काम को बने रहने दिया जाए, तो उस काम के बने रहने का आपके लिए क्या मतलब है? आपके लिए तो कोई अर्थ नहीं हो सकता। आपने अपने रहने के लिए मकान बनाया, हम ये कहते हैं कि बस तुम नहीं रहोगे, बाकी सब लोग रहें, किराएदार रखो, दुकान चलाओ, सब करो, धर्मशाले की तरह इस मकान का उपयोग करो, तुम नहीं रहोगे बस। तो तुम्हारे लिए इस मकान का क्या मतलब? ये मकान रहे भाड़ में चला जाए। मकान बनाने के पीछे आपका जो उद्देश्य था वो तो पूरा नहीं हुआ, और यह हो सकता है आपके पास हजारों मकान है, लेकिन आप रोज गंगा स्नान करना चाहते थे, इसलिए हर की पैड़ी पर आपने एक छोटा सा मकान बनाया, और हम बस उसी में आपको नहीं रहने दे रहे। हम कह रहे बस इसी में नहीं रहोगे, बाकी तुम खूब अपना लेटो बैठो, लेटते रहो, हमें इससे मतलब नहीं। तो लेकिन तुम्हारे लिए मतलब क्या बचा? ठीक है, तुम्हारे लिए तो उस बात का कोई मतलब नहीं। ऐसे ही ठीक कानून बना, उसमें से पूरा का पूरा कानून फंडामेंटल राइट के विरोध में नहीं है, ठीक है, इस बात के उपबंधों से असंगत नहीं है, कुछ है, थोड़ा है। ये शब्द कि उस सीमा तक शून्य है, हमें उस भाग को जो फंडामेंटल राइट से असंगत है शून्य घोषित करके अलग हटाने की अनुमति दे रहे हैं, ये सही है, लेकिन फिर भी हम उस भाग को अलग हटाकर जो ठीक भाग है उसे बचा लें। इस विकल्प का इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हमें यह सोचना चाहिए कि इस कानून को बनाने के पीछे विधायिका का जो उद्देश्य था, क्या वो उद्देश्य
पूरा होगा अगर हम उस भाग को जो फंडामेंटल राइट से असंगत है हटा दें और उसको बचा लें जो फंडामेंटल राइट से संगत है। इसका जवाब यदि हां है कि हां पूरा हो जाएगा तो बचना चाहिए, अदरवाइज पूरे के पूरे कानून को शून्य करना चाहिए, क्योंकि निरुद्देश्य जो विधायिका का उद्देश्य था यदि बचे हुए भाग से वो पूरा ही नहीं होता तो मतलब क्या है बचाने का, कोई अर्थ नहीं बचता। ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट से असंगत भाग है उसे हटाने के लिए जो सिद्धांत प्रयोग होता है उस सिद्धांत का नाम ही है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। उस सिद्धांत का नाम है पृथक्करण का सिद्धांत, उसी को डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहा जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या पृथक्करण का सिद्धांत प्रयोग करने से पूर्व आपको इस बात का विचार करना चाहिए कि विधायिका का जो उद्देश्य था कानून बनाने के पीछे क्या वो पूरा हो जाएगा। अगर हम फंडामेंटल राइट के विरोध वाला भाग या यूं कहें वो भाग जो विधायी क्षमता में नहीं है उसे अलग हटा दें और वो बचा लें जो विधायी क्षमता के भीतर है, अगर हां तो फिर ऐसा कर लेना चाहिए, यदि ना तो पूरा का पूरा कानून शून्य करना चाहिए। लेकिन अब समस्या ये, हम ये जाने कैसे कि विधायिका का उद्देश्य इस विधि को बनाने से या इस विधि को बनाने के पीछे क्या था, ये समस्या बचती है। तो इसका भी तरीका बताया गया कि आप हर कानून में ऑब्जेक्ट एंड रीजन एक क्लास होता है। हम लोगों ने जब सीआरपीसी और एविडेंस शुरू किए थे तो ऑब्जेक्ट एंड रीजन सबसे पहले उसी पर बात की थी। हालांकि इन सब बातों से आपका कोई ताल्लुक नहीं होता, आप तो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन इन सब बातों का मतलब है ऑब्जेक्ट एंड रीजन। टाइटल ऑफ द एक्ट, हमने कहा था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस बात को लिखने से के पीछे विधायिका का एक उद्देश्य है। हमने आपने कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता, उसके बारे में तो ऐसा लगता है मानो आपने दंड देना निर्धारित कर रखा है, सिर्फ प्रक्रिया चला रहे हैं और दंड देने के लिए। और ये क्रिमिनल लॉ के बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल कहता है कि व्यक्ति निर्दोष जब तक दोषी साबित न हो। तो आपका जो उसे दोषी या निर्दोष प्रमाणित करने के लिए कानून है उसका जो उद्देश्य है उससे असंगत है ये नाम, इसलिए इसको बदला गया। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये ठीक है, जो शिकायत करता है वो भी भारतीय नागरिक है और जिसके विरुद्ध शिकायत है वो भी भारतीय नागरिक है। दोनों की सुरक्षा के लिए संहिता बनाई जा रही है। अब ठीक है, तो विधायिका का उद्देश्य किसी विधि के अधिनियमन के पीछे क्या है, ये ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, इससे जाना जाएगा। जो विधि का टाइटल है, विधि का शीर्षक है, उससे जाना जाएगा। जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स चलती हैं, ठीक है, और जो परिस्थिति होती है उस समय जब कानून बनाया जाता है, इन सबको ध्यान में रखकर यह तय किया जाता है कि विधायिका का उद्देश्य क्या है। और इसमें से अगर यह लगता है कि बचे हुए भाग के विधायिका का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है तो स्थिति क्या रहेगी कि उस भाग को जो फंडामेंटल राइट से असंगत है अलग करके पृथक्करण के सिद्धांत के प्रयोग के माध्यम से शेष को बचाया जाएगा, अन्यथा नहीं बचाया जाएगा। दूसरा, अगर यह लगता है कि जो शेष बचेगा वो बिल्कुल महत्व का नहीं है, वो इतना थोड़ा यद्यपि अलग किया जा सकता है। एक बात तो यह हुई कि अलग ही नहीं किया जा सकता, दोनों भाग इस प्रकार अंतर संबंधित हैं कि अलग ही नहीं हो सकता, तो पूरा का पूरा शून्य होगा, बात ही खत्म हो गई। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि उस मात्रा तक शून्य होगी विधि। इन शब्दों के उपयोग का अगर अवसर होगा तभी तो उपयोग करेंगे, इन शब्दों का उपयोग हम करेंगे जरूर, ऐसा तो है नहीं। तो अगर विधि पूरी तरह ऐसे अंतर संबंधित है कि कोई मतलब ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते कुछ, तो पूरी की पूरी शून्य है। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर देखेंगे कि विधायिका का उद्देश्य क्या पूरा हो रहा है, ये यस, तो बाकी शून्य करके शेष बचा लेंगे। हम ये देखते हैं कि असंगत भाग
और संगत भाग दोनों अलग किए जा सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल दोनों अलग हो सकते हैं। लेकिन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो अगर बचा भी लिया जाए तो संपूर्ण का इतना छोटा भाग है कि उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, तो भी पूरा शून्य, तो भी पूरा शून्य होगा। अगर यह है कि संपूर्ण का प्रचुर भाग नहीं है, लेकिन इसके बाद भी विधायिका ने स्वयं दोनों भागों को ऐसे बनाया था कि दोनों एक ही साथ प्रयोग में लाए जाए, तो भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का प्रयोग नहीं होगा, पूरी की पूरी विधि शून्य की जाएगी, क्योंकि विधायिका की मंशा यह थी कि दोनों भाग अलग न किए जाएं। अगर स्थिति यह है कि दोनों भाग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो शेष बचेगा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, थोड़े छोटे ही सही लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, यानी कहीं थे लिखना पड़ेगा, कहीं है लिखना पड़ेगा, कहीं कामा लगाना पड़ेगा, कहीं विराम लगाना पड़ेगा, तब हो सकता है, तो भी शून्य, क्योंकि इसकी कोई ताकत न्यायपालिका के पास है ही नहीं, विधायक तो विधायिका करेगी, तब भी शून्य। ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी बात नहीं है, यानी प्रचुर भाग है, विधायिका के उद्देश्य के मुताबिक लागू हो सकता है, सारी बातें ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का प्रयोग करके उस मात्रा तक शून्य माना जाएगा और शेष ठीक रहेगा। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ? आरएमडीसी में क्या था? प्राइस कंपटीशन था। इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी जब इंटरप्रिटेशन ऑफ द लिस्ट ये पढ़ा रहे थे, जिस पर बात कर रहे थे हम लोग, क्योंकि सूचियों का अर्थान्वयन इस पर बात कर रहे थे। कौन सी सूचियां? समवर्ती, संघ सूची, राज्य सूची। तो आरएमडीसी आया, आरएमडीसी में प्राइस कंपटीशन था। पार्लियामेंट इस बात के लिए इंपावर्ड थी कि पार्लियामेंट जो प्राइस कंपटीशन गैम्बलिंग नेचर के हैं, जुए के नेचर के हैं। प्राइस कंपटीशन दो प्रकार के होते हैं, एक जुए के नेचर के जैसी लॉटरी है, और दूसरे प्राइस कंपटीशन वो होते हैं जो स्किल पर आधारित, जो जीतेगा, ठीक है, जनरल नॉलेज की कंपटीशन उसे हम ये देंगे, जो डांस कंपटीशन जीतेगा उसे देंगे, ये स्किल पर आधारित है। और दूसरे लॉटरी गैम्बलिंग नेचर का प्राइस कंपटीशन है। दोनों प्राइस कंपटीशन है, एक में स्किल का प्रयोग है, जो जुए के नेचर के प्राइस कंपटीशन होते हैं उनमें स्किल का कोई प्रयोग नहीं होता, वो घटनाओं पर आधारित होते हैं। ऐसा हो जाएगा तो इतने पैसे देंगे, ऐसा नहीं होगा तो नहीं। वैसा होना या न होना तुम्हारे दोनों पक्षकारों के हाथ में ही नहीं है। तो आरएमडीसी में यह कहा कि अगर संसद के पास ताकत क्या है कि वो गैम्बलिंग नेचर के प्राइस कंपटीशन को रोक सकती है, स्किल बेस्ड प्राइस कंपटीशन नहीं रोकेंगे। ठीक है, उसके संबंध में रेगुलराइज करने की क्षमता संसद को प्राप्त नहीं थी। संसद ने ऐसा एक्ट पास किया जिसकी भाषा ऐसी थी कि वो दोनों प्रकार के प्राइस कंपटीशन पर लागू हो सकता था, गैम्बलिंग नेचर के भी और स्किल बेस्ड प्राइस कंपटीशन पर भी। अब सवाल यह था कि अगर स्किल बेस्ड प्राइस कंपटीशन पर उसे लागू किया जाए तो शून्य, क्योंकि संसद की विधायी क्षमता में है ही नहीं। गैम्बलिंग नेचर के प्राइस कंपटीशन पर लागू किया जाए तो ठीक है, क्योंकि उस पर विधायी क्षमता संसद को है। और भाषा ऐसी है कि दोनों प्रकार के प्राइस कंपटीशन पर वो लागू हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विधि को वैध माना और यह कहा कि चूंकि ये बिल्कुल एस्टेब्लिश है कि कौन से कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन गैम्बलिंग नेचर के होते हैं और कौन से स्किल बेस्ड होते हैं, इसलिए इस एक्ट के इस रूप में बने रहने से कोई दिक्कत नहीं है कि ये दोनों प्रकार के कंपटीशन पर लागू हो सकता है। क्योंकि अगर कभी इसे स्किल बेस्ड कंपटीशन पर लागू करने की कोशिश होगी तो ये वेल एस्टेब्लिश्ड है सोसाइटी में कि कौन सा कंपटीशन किस आधार पर आधारित है। लोग हमारे पास आएंगे और हम रोक देंगे कि चूंकि ये प्राइस कंपटीशन स्किल बेस्ड है इसलिए आप इस पर इसे लागू नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रोमेश थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें यह कहा कि अगर संभावना इस बात की है
ऐसी गतिविधि पर भी लागू हो सकता है जिस गतिविधि पर लागू करने की विधायी क्षमता या जिस गतिविधि पर लागू होने लायक अधिनियम बनाने की क्षमता संबंधित विधायिका को नहीं है, तो एक्ट को शून्य किया जाना चाहिए। ठीक है, दोनों प्रकार के आरएमडीसी में क्या था, दोनों प्रकार के कंपटीशन पर वो लागू हो सकता था, लेकिन वहां कहा कि बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर कभी ऐसा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शनड ढंग से एक्ट को लागू करने से अन्यथा एक्ट को लागू किया जाएगा तो हमारे पास आइएगा, हम रोक देंगे। लेकिन रोमेश थापर ने यह कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब रोमेश थापर और दोनों अधिनियम बिल्कुल विपरीत, दोनों डिसीजन अलग अलग दिखाई देते, लेकिन रोमेश थापर में स्थिति क्या थी, रोमेश थापर में जिस कानून को चैलेंज किया गया था वो ऐसा था कि वो गतिविधि जिस पर लागू होने के लिए कानून संबंधित विधायिका नहीं बना सकती थी, वो गतिविधि उस गतिविधि से बहुत अलग नहीं की जा सकती थी जिस गतिविधि पर लागू होने के लिए विधायिका कानून बना सकती थी। वहां अंतर वेल एस्टेब्लिश्ड था। क्यों अंतर? वहां स्किल बेस्ड और ठीक है गैम्बलिंग नेचर, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जो इतनी स्पष्ट ना हो। ऐसी दशा में सरकार से ये संभावना सरकार के व्यवहार को देखते हुए हमेशा बनी रहेगी कि वो गलत उद्देश्यों के लिए भी उस विधि को लागू कर सकती है। गलत उद्देश्यों के लिए नहीं, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए भी उस विधि को लागू कर सकती है, जिसमें दोनों प्रकार की स्थितियों पर लागू होने की क्षमता है। इसलिए रोमेश थापर में उन्होंने कहा सुरक्षित यह है कि जब तक ऐसी स्थिति ना हो कि दोनों गतिविधियां जो कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शनड विषय से संबंधित गतिविधि है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के डिसओबीडियंस में संबंधित गतिविधि है, दोनों को बिल्कुल अलग अलग न किया जा सकता हो, तब तक अगर संबंधित विधायिका ने कोई ऐसी विधि बनाई है जो दोनों पर लागू हो सकती है तो उसे शून्य कर देना ही ठीक होगा, यह बात कही। तो 13(2) पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से संबंधित है और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी इसी से संबंधित है, और इसमें विधि कभी जन्मती नहीं है। इसलिए फंडामेंटल राइट के संशोधन से या विधि के संशोधन से उस विधि को असंगत की दिशा में संशोधित करके ठीक नहीं किया जा सकता। यह 13(1) और 13(2) का अंतर है। 13(4) पे हम लोग बात कर चुके, 13(3) अब सिर्फ विधि की डेफिनेशन क्या है फंडामेंटल राइट के प्रयोजन से, इस पर बात रह गई, इस पर कल बात करेंगे, देखेंगे।